अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स, जिसमें हम देखेंगे स्पेसिफिसिटी, प्रोटीन नेचर, द डायरेक्शन ऑफ एंजाइम रिएक्शन, इंडक्शन एंड रिप्रेशन ऑफ एंजाइम्स, लोकेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम कैटलाइजिंग द रेट लिमिटिंग रिएक्शन। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे और ये हमारे पास कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं एंजाइम्स की, इनको हम देख लेते हैं। ये जो शॉर्ट प्रॉपर्टीज़ है ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। हमें पता है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर हैं। मेनली जितने भी एंजाइम्स होंगे वो सब क्या होंगे? प्रोटीन्स होंगे। नेक्स्ट है दे नेवर इनिशिएट एनी रिएक्शन, इंस्टेड दे एक्सेलरेट द प्री एग्जिस्टिंग रिएक्शन। इसका मतलब है कि कोई भी इंजाइम्स जो हमारे पास है वो किसी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते, यानी कि जो पहले से रिएक्शन हो रहा है उसको उस रिएक्शन में जब हम इंजाइम्स को ऐड करेंगे तो वो उस रिएक्शन की स्पीड को तेज़ कर देगा, उसको एक्सेलरेट कर देगा। ना कि कोई रिएक्शन स्टॉप है और हम इंजाइम डालें तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और नेक्स्ट है दे रिड्यूस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या चीज़ है? उन्होंने कहा एंजाइम्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करते हैं। अब हमें बताना चाहिए कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है। इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन कैलोरीज पर मोल विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट्स टू स्टार्ट द रिएक्शन। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम से कम एनर्जी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिएक्टेंट्स जो रिक्वायर करते हैं, यानी कि रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए रिएक्टेंट्स होना ज़रूरी है। और रिएक्टेंट्स तभी रिएक्ट करके रिएक्शन स्टार्ट करेंगे जब उनको एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जितनी हम ज़्यादा एनर्जी देंगे तो हमारा रिएक्शन क्या होगा? उतना कॉस्टली होगा, हमें वो मतलब रिएक्शन के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा हमें कॉस्ट लगेगी। तो जो एंजाइम्स हैं उस एनर्जी को ही कम करते हैं, यानी कि कम एनर्जी से ही रिएक्शन को स्टार्ट हो जाता है। ये एक हमारे लिए एक बेनिफिट है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम कर देता है, जिससे हमें कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है और रिएक्शन जो है हमारा स्पीडली और कम टाइम में हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंजाइम मॉलिक्यूल्स कंटेन अ स्पेसिफिक क्लेफ्ट और पॉकेट कॉल्ड द एक्टिव साइट। एंजाइम है ना, एक एंजाइम का स्ट्रक्चर में एक साइड होती है, स्पेसिफिक क्लेफ्ट बोल सकते हैं या पॉकेट की तरह का एक पॉइंट होता है जिसको हम एक्टिव साइट बोल रहे होते हैं, जिसमें आके सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है और हमारा रिएक्शन स्टार्ट होना होता है। एंजाइम के स्ट्रक्चर में एक एक्टिव साइट होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये होती है एक एक्टिव साइट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द एक्टिव साइट कंटेन्स अमाइनो एसिड चेन्स दैट क्रिएट अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर सरफेस कॉम्प्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट। जो एक्टिव साइट होती है वो अमाइनो एसिड की चेन्स से मिलकर बनी हुई होती है, और वो क्या होती है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, यानी कि 3D स्ट्रक्चर बना रही होती है, एक सरफेस बना रही होती है, 3D सरफेस जो कि अमाइनो एसिड्स की चेन से मिलकर बनी हुई होती है, और वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है सबस्ट्रेट, यानी कि जिस शेप के सबस्ट्रेट ने आके उसके साथ अटैच होना है उसके जैसी होती है, ताकि सबस्ट्रेट क्या हो जाए? उसके कॉम्प्लीमेंट्री होती है, ताकि सबस्ट्रेट क्या है? आगे ईजिली फिट हो जाए और रिएक्शन जो है वो अच्छे से प्रोसीड हो जाए। Enzymes are highly specific, interacting with one or few substrate, catalyzing only one type of chemical reaction. Enzymes है highly specific होते हैं, यानी कि उनका specificity उनकी जो specific होते हैं अपने एक्शन में, कि उन्होंने एक रिएक्शन को स्पेसिफिक रिएक्शन को परफॉर्म करना है, यानी कि हर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक ही इंजाइम होगा। अगर हम इंजाइम को चेंज कर दें किसी भी रिएक्शन में तो प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, यानी कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक इंजाइम ही होता है। इंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस आर हाईली एफिशिएंट। जितने भी इंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन होते हैं वो हाईली एफिशिएंट होंगे। हमें पता है कि कोई रिएक्शन जो है उसमें अगर हम इंजाइम ना यूज़ करें और एक रिएक्शन में हम इंजाइम यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ज़्यादा अच्छे से होगा। इंजाइम की प्रॉपर्टी ही ये है कि वो रिएक्शन को एफिशिएंटली और स्पीडली और जो है वो उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम करके उसको लेस कॉस्ट भी कर देता है उसकी। एक्सेलरेटिंग द रिएक्शन 3 to 8 टाइम्स फास्टर देन अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। उन्होंने कहा कि जो इंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन होता है वो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन की निस्बत 3 इंजाइम जो है उसे 3 to 8 टाइम्स फास्टर कर देता है किसी भी रिएक्शन को। एंजाइम एक्टिविटी कैन बी रेगुलेटेड, दैट इज़ दे कैन बी एक्टिवेटेड और इनहिबिटेड। उन्होंने क्या इंजाइम की एक्टिविटी क्या है? रेगुलेटेड होती है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। वो एक्टिवेटेड भी हो सकती है और वो इनहिबिटेड भी हो सकती है, यानी कि इंजाइम की एक्टिविटी भी अपनी वो परफॉर्म एक्टिवली भी करता है, लेकिन सम टाइम्स क्या होता है कि कुछ ऐसे इनहिबिटरी इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो कि उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट भी कर देते हैं, जो कि हम फर्दर देखेंगे कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं, कौन कौन से ऐसे इनहिबिटर्स हैं जो कि इंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं।
ये था हमारे पास एंजाइम की शॉर्ट प्रॉपर्टीज़। अब नेक्स्ट जो है हम डिटेल प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं, जिसमें जो है हमारे पास सबसे पहले आती है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी जैसे कि हमने पढ़ लिया है कि एंजाइम जो होता है अपने रिएक्शन में क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। लेकिन एक स्पेसिफिसिटी होती है एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, ये बहुत ही रेयर होती है। इसका मतलब है एक एंजाइम को सिर्फ एक रिएक्शन को सिर्फ एक ही एंजाइम प्रोसीड कर सकता है, उसके अलावा कोई भी रिएक्शन जो है वो नहीं कर सकता। क्योंकि कुछ केसेस में ऐसे होता है कि दो एंजाइम एक रिएक्शन को प्रोसीड कर रहे होते हैं, लेकिन उसका ये होता है कि एक एंजाइम अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट कुछ और होगा, दूसरा एंजाइम यूज़ करने से उसका प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन वो एंजाइम जो है रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकता है। लेकिन एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी में एक ही एंजाइम है जो सिर्फ एक ही रिएक्शन को प्रोसीड कर सकता है। उसके हम एग्जाम्पल है, उस एंजाइम की एग्जाम्पल है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो कि एक रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जो कि रिएक्ट करके H2CO3 बनाते हैं। ये एक एब्सोल्यूट स्पेसिफिक रिएक्शन की एग्जांपल है और इसको प्रोसीड कर रहा होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। एक और एग्जांपल हमारे पास आती है ग्लूकोकाइनेज। ये एक स्पेसिफिक होता है सिर्फ ग्लूकोज के लिए, और कुछ एंजाइम शो करते हैं स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। स्टीरियो स्पेसिफिसिटी क्या है? कुछ ऐसे एंजाइम जो कि स्टीरियो आइसोमरिज्म को के लिए स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं डी और एल शुगर्स के दरमियान। डी और एल यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवर रोटेटरी शुगर्स के दरमियान क्या डिफरेंशिएट शो कर सकते हैं कुछ एंजाइम्स, उनको हम बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिसिटी एंजाइम्स की। अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवर रोटेटरी क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें वो शुगर्स जिनमें जो है OH ग्रुप लेफ़्ट साइड पे होगा वो होते हैं लीवर रोटेटरी, और जिनमें जो है राइट साइड पे होता है उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। हम इस तरह भी याद रख सकते हैं, एल से याद रख सकते हैं लीवो यानी कि लेफ़्ट साइड, एंड डी जो होगा हमारे पास क्या होगा, राइट साइड था। ये हमारे पास था स्पेसिफिसिटी। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है प्रोटीन नेचर ऑफ एंजाइम्स। इसका हम देख लेते हैं। हाँ, जैसे कि हमें पता है एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, और उनकी अमाइन जो एक्टिव साइट होती है वो भी अमाइनो एसिड चेन से मिलके बनी हुई होती है। तो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए एक्टिव साइट ही एक मेन साइट होती है, जो कि कैटालिटिक एक्टिविटी को क्या होती है, परफॉर्म कर रही होती है। अगर एक्टिव साइट ही ना हो तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकता, क्योंकि सबस्ट्रेट ने आके वहीं पे अटैच होना होता है। कुछ केसेस में क्या होता है, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर या pH जो है वो चेंज होने लग जाती है तो एंजाइम डी नेचर होना शुरू हो जाते हैं। एंजाइम जो है एक स्पेसिफिक, हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक pH और स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिस पे उन्होंने वर्क अच्छे से करना होता है। जब उनके टेम्परेचर या pH में चेंज आता है तो वो डी नेचर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को क्या कहते हैं, लॉस कर जाते हैं। उनकी एक्टिव साइट जो होती है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। कैटालिटिक एक्टिविटी ही मेन साइड होती है। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लार्ज पीसेस होते हैं एंजाइम के, वो लॉस हो जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से कैटालिटिक एक्टिविटी पे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्टिव साइट का होना बहुत ज़रूरी है और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आनी चाहिए, जो कि और उससे ही फंक्शन जो है अच्छा परफॉर्म होता है। ये था हमारे पास प्रोटीन नेचर ऑफ एंजाइम्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द डायरेक्शन ऑफ एंजाइम रिएक्शन। हमारे पास कोई भी रिएक्शन हो तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसकी दो तरह की डायरेक्शंस हो सकती हैं। एक हमारे पास जिसको हम डबल एरो से शो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल, और एक जो कि सिंगल एरो से शो करते हैं वो होती है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है कि जो रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं तो देन प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट्स में अगेन चेंज हो जाएगा। इस तरह फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स, ये होता है रिवर्सिबल। लेकिन इरिवर्सिबल में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में वो परमानेंट होते हैं, वो दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब हम रिवर्सिबल की अगर बात करें तो डबल एरो से शो करते हैं, तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स हैं जो कि सबस्ट्रेट हैं वो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, तो प्रोडक्ट जो है वो अगेन जो है सबस्ट्रेट में चेंज हो रहा है, तो फिर उस केस में क्या होगा, वो दोनों जो है दोनों साइड पे दोनों सबस्ट्रेट भी कहला सकते हैं और एंजाइम्स भी कहलाएंगे, क्योंकि वो दोनों जो है अपनी अपनी को चेंज करते रहते हैं। एंजाइम्स जब सबस्ट्रेट कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहा है, फिर वो जो प्रोडक्ट है एक्ट कर रहे होंगे सबस्ट्रेट, और वो सबस्ट्रेट एज अ प्रोडक्ट एक्ट करेगा। लेकिन इरिवर्सिबल केस में, यानी कि जो यूनिडायरेक्शनल होता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शनल होता है, उसमें उस केस में ऐसा नहीं होता। उस केस में सिर्फ एंजाइम अगर सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो गए हैं तो दोबारा जो है प्रोडक्ट जो है दोबारा से सबस्ट्रेट में चेंज नहीं होगा। उन्होंने कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत से ऐसे रिएक्शंस हैं वो यूनिडायरेक्शनल ही हो रहे होते हैं, वो अलाउ नहीं कर रहे होते कि वो जो है वो डबल डायरेक्शन हो या रिवर्स डायरेक्शन में हो। नेक्स्ट जब हमारे पास आ जाते हैं वो है इंडक्शन एंड रिप्रेशन ऑफ एंजाइम्स। अब हम देखते हैं इंडक्शन एंड रिप्रेशन क्या है।
कुछ के उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है वो हर टाइम कांस्टेंट रहे। कुछ केसेस में ऐसा होता है, इंक्रीज़ भी कर जाती है, डिक्रीज़ भी कर जाती है कुछ सब्सटेंसेस की वजह से। इनके कुछ ऐसे सब्सटेंस ऐड हो जाते हैं जिनकी वजह से ज़्यादा भी हो जाती है और कम भी हो जाते हैं। उसको हम इंडक्टर्स और रिप्रेसर्स बोलते हैं। जो ज़्यादा करेंगे वो इंड्यूसर्स और जो कम करेंगे वो रिप्रेसर। इंड्यूसर्स भी इंडक्टर्स भी बोल सकते हैं। इन दोनों केसेस में कहते हैं अफेक्ट जो होता है वो उसी बेस पे होगा ना कि जो सब्सटेंस ऐड किया गया है। अगर हम इंडक्टर्स ऐड करेंगे, इंड्यूसर्स ऐड करेंगे तो वो इंडक्शन करवाएंगे। अगर हम रिप्रेसर्स ऐड करेंगे तो वो रिप्रेशन करवाएंगे। अब हम अगर इंडक्शन को देखें तो उन्होंने उसकी एग्जांपल्स काफ़ी दी गई हैं कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं कुछ ऐसे कि जिसमें जैसे कि अगर हम देखें इंडक्शन ऑफ पेनिसिलिनेज जो है एक एंजाइम है, उसकी इंडक्शन किस तरह होती है। वो पेनिसिलिन जो है वो खुद ही करता है। उसमें क्या होता है कि पेनिसिलिन है वो खुद ही से वो ऐसा है जो कि इंड्यूस करवा रहा होता है पेनिसिलिनेज को। ये एग्जांपल है इंडक्शन की। और अगर हम रिप्रेशन की एग्जांपल देखें तो उसमें है रिप्रेशन ये होता है कि अगर कुछ ऐसे सब्सटेंस हमने ऐड किए हैं जिसकी वजह से उसकी जो एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा था वो इनहिबिट हो गया, कम हो गया, उसकी प्रोडक्शन क्या हो गई है, बंद हो गई है, तो वो क्या हो गई रिप्रेशन की। कुछ ऐसे सब्सटेंस ऐड करने की वजह से उसकी क्या हो गई है, प्रोडक्शन एंजाइम की वो कम हो गई है। उसकी एग्जाम्पल में हमारे पास जो है एंजाइम आता है ट्रिप्टोफान सिंथेटेज। एंजाइम है वो तभी एक्ट करेगा, उसी मीडियम में एक्ट करेगा जब ट्रिप्टोफान जो है वो नहीं होगा। जैसे ट्रिप्टोफान ऐड हो जाएगा तो उसकी प्रोडक्शन रुक जाएगी। ये हो गई हमारे पास रिप्रेशन की एग्जांपल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है लोकेशन ऑफ एंजाइम्स। लोकेशन ऑफ एंजाइम क्या है, उन्होंने क्या एंजाइम जो है वो रैंडम वे में प्रेजेंट नहीं होते सेल में, वो सेल के कुछ कंपार्टमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एंजाइम जो टेक कर रहे होते हैं, जो पार्ट ले रहे होते हैं फैटी एसिड सिंथेसिस में, वो प्रेजेंट हो रहे होते हैं साइटोसोल में। और जो कंसर्न करते हैं फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन में, वो जो हो रहे हैं अकर होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। इस तरह जो है उसकी लोकेशन जो है वेरी करती रहती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंजाइम कैटलाइजिंग द रेट लिमिटिंग रिएक्शन। एंजाइम कैटलाइजिंग द रेट लिमिटिंग रिएक्शन का मतलब क्या, रेट लिमिटिंग रिएक्शंस क्या होते हैं। कुछ हमारे पास जो रिएक्शन होता है उसके अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं उसमें एक रिएक्टेंट रेट लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है जो कि पूरे रिएक्शन के रेट को डिटरमिन कर रहा होता है। इस तरह जो है एंजाइम उन रिएक्शंस को कैटलाइज कर रहा होता है जो कि रेट लिमिटिंग रिएक्शंस होते हैं, जो कि पूरे रिएक्शन के रेट को क्या हो रहे हैं, डिटरमिन कर रहे होते हैं। क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट है एक, जब एक रिएक्टेंट ख़त्म हो जाए यानी कि वो लिमिटेड अमाउंट में है तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। यानी कि वही डिटरमिन कर रहा होता है रेट को। इस तरह जो है वो रिएक्शन कैटलाइज कर रहे होते हैं, रेट लिमिटिंग रिएक्शन। ये थे एंजाइम की प्रॉपर्टीज़।